हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की जो वीडियो है वो वन शॉट वीडियो है क्लास 11th के लिए, होम साइंस सब्जेक्ट यानी गृह विज्ञान। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे मिड टर्म एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं सिलेबस से वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चन है यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट जो सिलेबस के आपके क्वेश्चन है वो सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 11th एसपी नाम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और जो भी पेपर से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है वो दे दी जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें जो हमारी eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप यहाँ से पीडीएफ नोट्स भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहले चैप्टर में जो आपका पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है गृह विज्ञान किस प्रकार का क्षेत्र है। ठीक है, तो गृह विज्ञान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? केवल घर से संबंधित विषय, अंतर विषयक है ये, केवल वस्त्र उद्योग से संबंधित है, या केवल पोषण से संबंधित है। ठीक है, तो आप गृह विज्ञान देखेंगे तो ये क्या है भाई, एक अंतर विषयक क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे जो है विषय आते हैं, जैसे घर से संबंधित हो गया, वस्त्र से संबंधित हो गया, पोषण से संबंधित हो गया। तो ये सारी चीजें आपको गृह विज्ञान में देखने को मिलती हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका एक अंतर विषयक जो है क्षेत्र हो जाएगा। गृह विज्ञान को विश्वविद्यालय स्तर पर सबसे पहले कब शुरू किया गया था, यानी विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान की पढ़ाई कब शुरू होती है? तो 1932 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान विषय को सबसे पहले किस कॉलेज में शुरू किया गया था? तो ये सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो लेडी इरविन जो कॉलेज था, वहां पर इसकी जो सबसे पहले एक सब्जेक्ट के रूप में शुरुआत हुई थी। प्रारंभ में गृह विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? तो देखिए, जो प्रारंभ में जब गृह विज्ञान की शुरुआत हुई थी तो उसमें महिलाओं को घर से बाहर निकालना और शिक्षा देना, ठीक है, ये इसका जो था प्रमुख उद्देश्य उस टाइम था। ठीक है, गृह विज्ञान का। गृह विज्ञान के बारे में कौन सी मिथ्य धारणा बनी हुई है? तो भाई गृह विज्ञान की जो सबसे एक मिथ्य धारणा हमेशा से बनी रही कि भाई यह विषय जो है वो केवल लड़कियों का है। ठीक है, सिर्फ लड़कियां इसको पढ़ती हैं, तो ये मिथ्यक हमेशा से रहा है। गृह विज्ञान विषय लड़कों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि तो देखिए गृह विज्ञान जो है वो लड़कों के लिए भी आवश्यक सब्जेक्ट है। इसका मेन कारण ये है कि भाई इसमें परिवार व समाज के दायित्वों को सिखाया जाता है, जो लड़कियों के साथ साथ लड़कों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मानव और उनके पर्यावरण का पारस्परिक संबंध बनाना, ठीक है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई समाज में लड़के और लड़कियां दोनों साथ में रहते हैं। यह केवल घर से संबंधित नहीं बल्कि एक अंतर विषयक है, तो ये केवल घर की बात नहीं करता, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजों की बात करता है। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा कि भाई ये लड़कों के लिए भी आवश्यक एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगले चैप्टर में पहला क्वेश्चन है स्वयं का परिचय किस रूप में दिया जाता है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्वयं क्या है, तो आप कहोगे भाई मैं और हम कौन हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्वयं का परिचय। स्वयं को किन किन मुख्य पक्षों में बांटा गया है? तो देखिए स्वयं जो होता है, अगर आपके टाइम में देखेंगे, एक भौतिक होता है, एक मानसिक होता है और एक सामाजिक। ठीक है, तो आप क्या है भाई, भौतिक रूप से आप कहाँ पर रह रहे हैं, मानसिक स्थिति कैसी है आपकी, समाज में आपका क्या दर्जा है, तो ये सारी जो चीजें हैं स्वयं में देखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पहचान के दो प्रमुख अंग कौन से हैं? ठीक है, तो पहचान कैसे होती है भाई? पहचान होती है कि आप कौन है। ठीक है, यानी आप स्वयं संकल्पना कि आपने ये बना रखी है भाई कि मैं समाज में इस तरह का व्यक्ति हूं, तो वो आपकी स्वयं संकल्पना होती है। एक स्वाभिमान होता है भाई, स्वाभिमान के आधार पर आप जो समाज में रहते हैं कि भाई आपके क्या कर्तव्य हैं और आप किस तरह से उसको निभा रहे हैं, तो ये क्या होती है, ये आपका स्वाभिमान होता है। तो पहचान के जो किसी व्यक्ति के दो जो है प्रमुख अंग होते हैं। लगभग किस उम्र तक शिशु स्वयं की पहचान करना शुरू कर देता है? तो देखिए बच्चा जब 18 महीने का हो जाता है तो चीजों को जो है वो समझना शुरू कर देता है, कौन अपना है, कौन पराया है, किसके साथ रहना है, मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बच्चे में शुरू हो जाती हैं। कब? जब वो 18 महीने तक का होता है। स्वयं संकल्पना का अर्थ क्या है? तो स्वयं संकल्पना क्या होता है भाई, व्यक्ति का विवरण, यानी वो अपने बारे में क्या बता रहा है, ठीक है, या वो कैसा दिखता है। ठीक है ना, जैसे लंबा सुंदर आदि, ये सारी चीजें क्या होती हैं, स्वयं संकल्पना होती हैं। किशोर अवस्था में बच्चा किन उलझनों का अनुभव करता है? तो जब भाई बच्चा किशोर होता है तो सबसे बड़ी उसकी समस्या होती है पहचान संबंधी उलझन या भूमिका संबंधी उलझन, कि समाज में उसकी क्या पहचान है, ठीक है, उसकी समाज में क्या भूमिका है। तो ये सारी चीजें जो है वो बच्चा किशोर अवस्था में सोचने लग जाता है। किशोरों में आदर्श स्वयं और वास्तविक स्वयं में से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है? तो देखिए व्यक्ति जब किशोर अवस्था में होता है तो उसके लिए आदर्श स्वयं जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आदर्श स्वयं क्या होता है भाई,
जो वो है, ठीक है ना, यानी वास्तविक वो जो स्वयं है वो तो ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन वो भविष्य में और भी बहुत सारी चीजें करना चाहता है, ठीक है ना, एक चीज सोच लेता है भाई मुझे ये करना है, ये मेरा आदर्श है, ठीक है, मुझे ये बनना है, तो वो जो होता है बच्चे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किशोर अवस्था में, ठीक है। किशोर अवस्था में भावनात्मक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जो किशोर होता है वो भावनात्मक रूप से परिवर्तित होता है, इसका मेन कारण क्या होता है? तो देखिए इसके मेन कारण जो है वो है जैविक और शारीरिक परिवर्तन, यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके शरीर में जो है जैविक और शारीरिक परिवर्तन आते हैं, तो उसके अंदर अलग तरह की जो फीलिंग यानी भावनाएं आती हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग चीजें जो है वो सोचना शुरू कर देता है उस समय में। यदि किशोर अपने प्रति नकारात्मक भाव रखे तो क्या होगा? तो देखिए अगर कोई भी नकारात्मक भाव रखता है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना, वो हमेशा उलझन में घिरा रहेगा, तो दूसरों से कम समझने लगेगा वो अपने आप को, ठीक है, अगर वो क्या करता है नकारात्मक तरह से अपने आप को देखता है तो। वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर करना किस अवस्था में शुरू होता है? ठीक है, तो वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं जो है वो बच्चा किशोर अवस्था में क्योंकि सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि इस समय जो है बच्चे के अंदर समझ में आ जाती है कि भाई उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो इसलिए कह सकते हैं भाई किशोर अवस्था में जो है ये चीज जो है वो ज्यादा बच्चा अच्छे से समझने लग जाता है। किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक परिवर्तन का प्रमुख संकेत कौन सा होता है? तो किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक परिवर्तन क्या होता है? केवल ठोस चीजों पर ध्यान देता है, अमूर्त रूप से सोचना, भाषा की समझ कम होना, खेल कूद में रुचि कम होना, ठीक है, तो बच्चा क्या होता है अमूर्त रूप से जो है चीजों को सोचने लग जाता है किशोर अवस्था में, अगर हम संज्ञानात्मक परिवर्तन देखें, ठीक है। स्वयं की संकल्पना से जुड़ी हुई दो अन्य संकल्पनाएं डैश और डैश हैं, ठीक है, तो स्वयं की संकल्पना में कौन कौन सी चीज आती है हमने देखा था भाई, स्वयं की संकल्पना व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान की बात करता है, भाई मैं कौन हूं, ठीक है ना, पहचान और व्यक्तिगत, ठीक है, तो दो चीज आएंगी, तो व्यक्ति जो स्वयं की संकल्पना में जो व्यक्ति है वो स्वयं की, ठीक है, यानी अपनी पहचान और व्यक्तित्व की ओर ज्यादा ध्यान देता है। आपके अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध और भूमिकाएं स्वयं का है, क्या है, कौन सा पक्ष है अगर देखें तो, यानी व्यक्तियों के साथ अपने संबंध और भूमिकाएं अगर कोई व्यक्ति बना रहा है तो वो उसका क्या होता है सामाजिक पक्ष, क्योंकि वो समाज में जो है वो अपनी जगह बनाना चाहता है। स्वयं संकल्पना तथा स्वाभिमान के तत्व हैं, तो डैश जो है अगर बात करें डैश जो है वो क्या है, स्वयं संकल्पना तथा स्वाभिमान के तत्व हैं, ठीक है, तो कौन सी चीज है भाई, पहचान, पहचान जो होती है एक व्यक्ति की स्वयं संकल्पना और स्वाभिमान होते हैं, ठीक है। मैं लंबा हूं धारण स्वयं की किस अवस्था में दिया जाता है? ठीक है, तो बच्चा लंबा है वो कब बोलेगा भाई, जब वो प्रारंभिक बाल्य अवस्था में होता है तब वो ये सब चीजें उसके दिमाग में आती है कि भाई मैं लंबा हूं, ये सब मेरे से छोटे हैं, ठीक है। डैश में वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं में अंतर शुरू हो जाता है, ठीक है, तो बच्चा जब आता है किसमें, किशोर अवस्था में आता है, तब वो वास्तविक और आदर्श स्वयं में अंतर करना जो है वो शुरू कर देता है। मासिक धर्म को लड़कियों में डैश का बिंदु माना जाता है, तो जो जब मासिक धर्म लड़कियों में आने लग जाता है तो वो यौन रूप से परिपक्व होने शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अगले चैप्टर में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोषण किसे कहते हैं? ठीक है, तो पोषण क्या होता है? तो देखिए पोषण जो होता है वो भोजन और पोषक तत्वों का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव का विज्ञान है, कि भाई जो भी चीजें हम खाते हैं हमारे शरीर में उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हम पोषण के अंदर देखते हैं, ठीक है। संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए संतुलित आहार क्या करता है भाई, स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोगों से बचाने का काम करता है, ठीक है, तो संतुलित आहार का काम क्या है भाई, एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाता है और रोगों से बचाता है। आरडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो आरडीए क्या होता है भाई, आरडीए का पूर्ण रूप होता है रेकमेंडेटेड डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है, यानी जितनी हमें जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा हमें क्या करना चाहिए भाई, खाना चाहिए। WHO के अनुसार स्वास्थ्य किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए WHO ने कहा था शारीरिक भावनात्मक और सामाजिक रूप से अगर कोई पूरी तरह से अच्छा है तो वो क्या है, स्वास्थ्य है। WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा कब दी थी? तो WHO ने 1948 में सबसे पहले स्वास्थ्य की जो थी वो परिभाषा दी थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में जो है खाद्य जो पदार्थों को है वो बांटा जाता है, ठीक है। दूध, पनीर और अंडा शरीर को मुख्यतः क्या प्रदान करते हैं? तो भाई दूध हो गया आपका, पनीर हो गया, अंडा हो गया, ये शरीर को क्या देता है, ये प्रोटीन और कैल्शियम जो है देता है शरीर को। वसा और शकरा का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा और शकरा क्या करती है भाई, हमारे शरीर में ऊर्जा का संघनन स्रोत है, तो ऊर्जा जो हमें कहां से मिलती है, वसा और शकरा से मिलती है, तो ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण स्रोत जो है हमारे लिए ये है। आहार मार्गदर्शन पिरामिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आहार पिरामिड क्या बताता है भाई, तो ये बताता है
कि सही आहार चयन और संतुलन बनाए रखना, कि हमें भाई जो आहार है वो अच्छे से लेना चाहिए और संतुलित आहार होना चाहिए, ठीक है ना। हर एक मात्रा लेनी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ठीक है, चाहे वो विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, तो सारी चीजें जो है संतुलित मात्रा में हमें लेनी चाहिए। किशोर अवस्था में पोषण संबंधित आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? तो देखिए इसका मेन कारण क्या है कि जब किशोर जो होता है वो बड़ा हो रहा होता है, ठीक है, वो टाइम क्या होता है, वो यौवनारंभ का होता है, बुद्धि का धीरे धीरे विकास हो रहा होता है और शारीरिक परिवर्तन आ रहे होते हैं, तो इसलिए उस समय जो है खास तौर पर पोषण संबंधी चीजें जरूरी होती हैं एक किशोर के लिए। किशोर अवस्था में मोटापे का एक बड़ा कारण क्या है? तो भाई देखिए किशोर अवस्था में मोटापा क्यों होता है किसी को? स्नैकिंग, स्नैकिंग, भोजन छोड़ना, डाइटिंग की प्रवृत्ति, ये तो हो नहीं सकता। तो संतुलित आहार व फास्ट फूड की अधिकता यानी असंतुलित आहार, ठीक है ना, जो बच्चा है वो क्या ले रहा है, असंतुलित आहार ले रहा है, और सबसे बड़ी समस्या जो वो फास्ट फूड खा रहा है, ठीक है ना, ये जो है किशोर अवस्था में मोटापे का महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। किशोरों को प्रतिदिन पानी की कितनी मात्रा पीनी चाहिए? ठीक है, तो एक किशोर को कम से कम 4 से 6 बड़े गिलास जो हैं वो पानी के लेने चाहिए, ठीक है। एनोरेक्सिया नॉर्वेस किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो एक बीमारी है एक तरह से देखें कह सकते हैं शारीरिक छवि और दुबलेपन की सनक से है, ठीक है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नॉर्वेसा का परिणाम क्या हो सकता है? ठीक है, अगर ये चीज किसी व्यक्ति के अंदर हो जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? तो वो हो सकता है भाई कुपोषण और मृत्यु का शिकार भी हो सकता है, ठीक है, इस बीमारी के कारण। बुलिमिया से ग्रस्त किशोर सामान्यतः क्या करते हैं? यानी अगर कोई किशोर है वो बुलिमिया से ग्रस्त है तो क्या होगा? वो बार बार अत्यधिक खाना खाते हैं और बाद में उल्टी कर देते हैं, ठीक है। पहले तो वो अत्यधिक खाना खाएंगे, फिर बाद में उनको लगेगा भाई ज्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो वो उल्टी कर देते हैं, ठीक है। भोजन और पोषक तत्वों का हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है पोषण, ठीक है, तो ये पोषण की परिभाषा भी है। 1 ग्राम वसा से हमें डैश किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम वसा से आपको 9, ठीक है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियां विशेष रूप से पीड़ित होती हैं, तो लड़कियों को सबसे ज्यादा आप देखेंगे कौन सी बीमारी होती है? आप देखेंगे रक्तपलता और अनीमिया, ये बीमारी जो है आपको कॉमन लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलती है। कच्ची सब्जियों और फलों से हमें डैश मिलता है, ठीक है, तो कच्चे फलों और सब्जियों से हमें रेशा, ठीक है ना, छिलका प्राप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इसका संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन क्या होते हैं? तो देखिए संसाधन जो है वो सभी संसाधन, देखिए वो जो भी संसाधन होते हैं हमें जिससे हम अपने लक्ष्य पूरा कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वे साधन जिनसे लक्ष्य पूरे होते हैं। नियोजन का अर्थ क्या होता है? तो नियोजन का मतलब होता है भाई किसी काम को करने से पहले प्लानिंग बनाना, तो उपलब्ध संसाधनों से लक्ष्य हेतु योजना बनाना जो है वो नियोजन का अर्थ हो जाएगा। कार्यान्वयन का सही अर्थ क्या है? तो कार्यान्वयन का मतलब क्या होता है भाई, जो भी आपने योजना बनाई है उसको आपको लागू करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा, तो योजना को व्यवहार में लाना जो होता है वो कार्यान्वयन होता है। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो नियंत्रण का मतलब भाई जब भी आपने कोई प्लानिंग करी, कोई काम कर रहे हैं तो उसको आपको देखना भी पड़ेगा ना भाई वो काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कार्य पर निगरानी रखना जो होता है वो नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य होता है। मानव संसाधन का उदाहरण क्या है? तो भाई मानव संसाधन क्या होता है? ठीक है, मानव संसाधन एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है? उसका कौशल और ज्ञान होता है, ठीक है, तो मानव विज्ञान, मानव संसाधन क्या है? कौशल और ज्ञान जो है एक मानव संसाधन है। साझे संसाधन किसे कहते हैं? तो साझे संसाधन क्या होते हैं? जिसमें भाई समूह और समाज का जो बराबर हिस्सा होता है, ठीक है, तो जो समूह या समाज मिलकर उपयोग करें उन्हें हम क्या कहते हैं? साझे संसाधन कहते हैं। रुचि उत्प्रेरण व्यक्ति की किसमें मदद करती है? तो रुचि क्या होती है भाई? अगर आपकी किसी चीज में रुचि है तो क्या करेंगे? आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं, तो इसका मतलब है भाई लक्ष्य पहचानने व पूरा करने में जो मदद करे उसे हम क्या कहते हैं? रुचि कहते हैं, ठीक है। एक कक्षा में समय का उपयोग किस पर निर्भर करता है? तो एक कक्षा चल रही है भाई, तो समय का उपयोग कौन करेगा? शिक्षक पर, विद्यार्थी पर, पाठ्यपुस्तक पर या परीक्षा पर? तो एक क्लास जो होती है वो किसके लिए होती है? विद्यार्थियों के लिए होती है, तो समय का उपयोग कौन करेगा? विद्यार्थी ही तो करेगा। गैर मानवीय संसाधन में कौन कौन शामिल हैं? तो गैर मानवीय संसाधन कौन से होते हैं? तो गैर मानवीय अगर हम करें धन और कौशल, कौशल आ जाएगा मानवीय, धन और भौतिक वस्तुएं, ठीक है, तो ये जो है आपका हो जाएगा वो गैर मानवीय संसाधन हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन किस प्रकार के हो सकते हैं? तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? केवल मानवीय, केवल गैर मानवीय, मानवीय और गैर मानवीय दोनों, केवल प्राकृतिक। तो इसमें आपका हो जाएगा मानवीय और गैर मानवीय दोनों जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? व्यक्तिगत साधन हो सकते हैं, ठीक है, संसाधन हो सकते हैं।
सामुदायिक संसाधनों के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? ठीक है, तो भाई जब संसाधन ही सामुदायिक है तो जिम्मेदारी भी तो भाई समुदाय की ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समुदाय। तो सामुदायिक संसाधन की जिम्मेदारी रखने की किसकी होती है? वो होती है समुदाय की। राधा रोज स्कूल स्कूल बस से जाती है, अगर एक दिन वह बस नहीं आती तो वह अपनी कार से जाती है। यह संसाधनों की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा भाई? उपयोगिता है, प्रबंधन है, सुलभता है या विनियमितता है? तो ये भाई क्या दिखाएगा? ये विनियमितता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि भाई वो नियमित तौर पर उसका इस्तेमाल कर रही है। ठीक है ना, अगर स्कूल बस नहीं आ रही है तब उसका इस्तेमाल कर रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? विनियमितता कहेंगे। ठीक है, संसाधनों का प्रबंधन करने के कितने चरण होते हैं? तो संसाधनों का जो प्रबंधन होता है वो टोटल 5 चरण में होता है। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंतिम परिणाम की वांछित परिणाम से तुलना की जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? यानी जब परिणाम आ जाता है उसके बाद फिर आप देखते हैं भाई कि उसका परिणाम जो क्या रहा, क्या कहीं नेगेटिव तो नहीं रहा या पॉजिटिव क्या रहा। तो इन सब चीजों को जब आप देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंतिम परिणाम के वांछित परिणाम से तुलना की जाती है तो उसे मूल्यांकन कहा जाता है। डैश हमारी वर्तमान स्थिति और वांछित स्थिति के बीच का संबंध होता है। ठीक है, तो भाई जब भी हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है ना, वर्तमान स्थिति क्या है और हम उसकी क्या कहते हैं भाई? यानी अभी क्या है? ठीक है, अभी हमने जो भी काम किया है और उसके बाद हम सोच रहे हैं भाई जब इस काम का रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट क्या होगा, तो इसके बीच का जो अंतर होगा उसे क्या कहेंगे? उसे हम अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतराल। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, कपड़ों की मूल इकाई जिसे गूंथकर सूत बनाया जाता है क्या कहलाती है? तो भाई जो कपड़ों की मूल इकाई होती है जहां से बनने की शुरुआत होती है उसे क्या कहा जाता है? रेशा, फाइबर कहा जाता है। ठीक है, रेशों को गूंथकर जो धागा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो धागा बन जाता है वो क्या हो जाता है? सूत हो जाता है। ठीक है, रेशा, सूत और कपड़ा इन सभी का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो भाई अगर इनको आप इकट्ठा कर दोगे तो क्या बन जाएगा वो? ठीक है, वो बन के जब तैयार होता है वो वस्त्र ही तो होता है, थोड़ी टेक्सटाइल कहा जाता है। वस्त्र परिष्करण यानी टेक्स्ट फिनिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो किस लिए भाई जो है वस्त्र का परिष्करण किया जाता है? तो इसका मेन उद्देश्य होता है कपड़े की गुणवत्ता और टिकाऊपन को क्या होता है? बढ़ाना होता है। ठीक है, ताकि कपड़ा जो है वो अच्छा दिखे, ठीक है, और वो लंबे समय तक चले। अच्छे रेशे में कौन सा गुण होना चाहिए? तो भाई अच्छा रेशा क्या? वही रेशा होता है जो बदलने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो जो बदलने की क्षमता रखता है वही हमेशा अच्छा रेशा होता है। पौधों से प्राप्त रेशों में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, तो पौधों से जो प्राप्त रेशा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। बीज और फल से प्राप्त रेशे का उदाहरण है, तो बीज और फल से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? आप देखेंगे कपास जो है वो बीज और फल से प्राप्त होता है। ठीक है, लिनन और जूट किस श्रेणी में आते हैं? तो लिनन और जूट कहां से निकाले जाते हैं? ये पेड़ की छाल से निकाले जाते हैं, तो ये छाल रेशे कहलाते हैं। ठीक है, ऊन और रेशम किस श्रेणी में आते हैं? तो ऊन और रेशम जो होते हैं वो जंतुओं से निकाले जाते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? ये प्रोटीन या जंतु रेशे कहलाते हैं। ठीक है, एस्बेस्टस किस प्रकार का रेशा है? तो एस्बेस्टस जो है वो खनिज रेशा होता है। ठीक है ना, खनिजों से जो है रेशा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रबर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारतीय रबर किसे कहा जाता है? ये है लेटेक्स से बना हुआ प्राकृतिक रबर होता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, पेड़ों से बनाया जाता है निकाल के, तो इसे हम क्या कहते हैं? भारतीय रबर कहते हैं। नायलॉन और पॉलिस्टर किस श्रेणी में आते हैं? तो ये क्या है? गैर सेलुलोसिस और सिंथेटिक रेशे हैं। ठीक है, इनको बनाया जाता है, मानव निर्मित रेशे होते हैं ये। सफाई के बाद रेशों को किस रूप में बदला जाता है? ठीक है, जब सफाई हो जाती है रेशों की तो वो क्या बनते हैं? लैप्स बनते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? लैप्स कहा जाता है। रेशों को आपस में जोड़े रखने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? ठीक है, अगर रेशों को जोड़ना है तो क्या करना पड़ता है? उनकी ट्विस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना, उनको बांटना पड़ता है। ट्विस्ट प्रति इंच टीपीआई का संबंध किससे है? तो ये क्या करता है भाई? रेशों को जोड़ने का काम करता है, तो रेशों को जोड़ने के लिए बनाई गई बाटों से जो होता है वो टीपीआई का संबंध है। ठीक है, वस्त्र निर्माण की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो सबसे पहले से कौन सी कैसे वस्त्र निर्माण होते थे? तो बुनाई करी जाती थी। ठीक है, सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो बुनाई से ही हुई थी। करघे पर लंबाई में लगाए गए समांतर धागों को क्या कहते हैं? यानी जब समांतर धागों को एक साथ रखा जाता है तो वो कहलाता है ताना। ठीक है, और वहीं जब हम बात करते हैं करघे पर ताने के आर पार बुने जाने वाले धागों को क्या कहते हैं? तो वो होता है बाना। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ऊन के रेशों की लंबाई कितनी होती है? तो ऊन के रेशों की लंबाई लगभग 9 से 15 इंच तक जो होती है। रेशम का तंतु किस प्रोटीन से बनता है? तो रेशम का जो तंतु होता है वो फाइब्रोइन
फाइब्रोइन से बनता है, ठीक है ना। तो फाइब्रोइन से जो है बनता है रेशम का तंतु। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा संचार उपकरण अधिक लोकप्रिय हुआ है, ठीक है। तो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्या है, टेलीविजन, मोबाइल फोन और इंटरनेट, ये जो है सबसे ज्यादा आज के टाइम में फेमस है, ठीक है। जेपी लेगन के अनुसार संचार क्या है, तो जेपी लेगन ने कहा था भाई कि जब हम अपने विचारों और तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संचार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, समान समझ पैदा करने वाले विचारों और तथ्यों का आदान प्रदान, ठीक है। कम्युनिकेशन शब्द किस भाषा से निकला है, तो कम्युनिकेशन जो शब्द आया है वो लैटिन भाषा से निकला है, ठीक है। संचार किसे मजबूत करता है, ठीक है। तो संचार जो है वो भाई केवल तकनीकी ज्ञान को, भाषा और व्यक्तिगत संप्रेषण को, केवल सामाजिक संस्थाएं या केवल व्यवसाय, ठीक है। तो ये करता है भाई भाषा और व्यक्तिगत संप्रेषण को जो है संचार ज्यादा मजबूत करता है, ठीक है। लोग एक दूसरे की भाषा और जो व्यक्तित्व है या जो भी उनके विचार हैं उनको समझने में मदद करती है, तो इसलिए ये जो है सबसे मजबूत चीज है। एक तरफा संचार की विशेषताएं क्या होती हैं, तो एक तरफा मतलब क्या होता है भाई, एक तरफ की जानकारी किसी को मिलती है, यानी इसमें क्या होता है, केवल ग्राही सूचना प्राप्त करता है, प्रतिक्रिया नहीं देते, ठीक है। यानी कि आप टीवी देख रहे हैं तो आप सिर्फ क्या करते हैं भाई, सूचना प्राप्त करते हैं, आप जवाब नहीं दे सकते, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक तरफा संचार। दो तरफा संचार का उदाहरण कौन सा है इसमें से, तो देखिए दो तरफा का अगर आप देखेंगे, मोबाइल फोन पर जो बातचीत होती है वो दो तरफा होती है, ठीक है। आप इधर से भी बोलते हैं और उधर से भी आवाज आती है, तो ये दो तरफा हो जाएगा। अंतर व्यक्तित्व संचार किससे संबंधित है, तो अंतर व्यक्तित्व जो संचार होता है, ठीक है ना, तो बात करी जा रही है इसके अंदर, तो अंतर मतलब अंदर से और व्यक्तित्व मतलब खुद से, ठीक है ना। व्यक्ति का खुद से जो है अंदर से जो है बात करना जो होता है वो अंतरा व्यक्तित्व संचार होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, व्यक्ति स्वयं से ही क्या है, बातचीत करने से, जैसे आप मन में कोई बात करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, अंतरा व्यक्तित्व संचार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के बीच वार्तालाप किस प्रकार का संचार है, ठीक है। तो एक संस्था के अंदर लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतर संस्था संचार। अनुसंधान के अनुसार लोग अपनी सक्रिय समय का लगभग कितना प्रतिशत सुनने, बोलने और जोर से पढ़ने में बिताते हैं, तो लगभग 70% जो लोग हैं वो ज्यादातर समय सुनने, बोलने और जोर से पढ़ने में बिताते हैं। गैर शाब्दिक संचार का अधिक प्रयोग कौन करता है, ठीक है। गैर शाब्दिक संचार यानी बिना बोले, तो विभिन्न जनजातियां और मूक बधिर जो लोग होते हैं वो गैर शाब्दिक संचार का प्रयोग ज्यादा करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, और कई बार जो बहुत सारी ऐसी जातियां जो इशारों से बात करती हैं, तो ये इसके अंदर आएंगे। साइट का पूर्ण नाम बताइए, ठीक है। तो साइट का पूर्ण नाम है उपग्रह अनुदेशनात्मक टेलीविजन प्रयोग, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइट कहते हैं। डेंगू से बचाव के तरीकों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के संचार माध्यम का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे भाई, हर किसी को पहुंचाना, क्योंकि डेंगू जो है वो एक सामाजिक समस्या है, ठीक है ना, समाज में फैलती है, तो ज्यादातर लोगों को अगर पहुंचानी है चीजें तो सिर्फ जनसंचार के द्वारा ही इसको पहुंचाया जा सकता है। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी में सामान्यतः कितनी दूरी तक संचार हो सकता है, तो ब्लूटूथ जो है आपका 10 मीटर से 100 मीटर तक की जो है वो रेंज तक जो है संचार को पहुंचा सकता है। संचार माध्यमों में सबसे सस्ता और सर्वाधिक पहुंचने वाला साधन कौन सा है, तो ये हमेशा से रहा है भाई रेडियो। रेडियो जो है वो आसानी से और सस्ते माध्यम से लोगों तक पहुंच जाता है और जानकारियां देता है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो हुई थी 1959 में हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। साइट का पूर्ण नाम क्या है, तो साइट का पूर्ण नाम है आपका उपग्रह अनुदेशनात्मक टेलीविजन प्रयोग, ठीक है। अच्छा ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। SITE सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट का प्रयोग कब किया गया था, तो ये जो सन था 1976 में जो था इसकी शुरुआत हुई थी। साइट प्रयोग के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका ATS-6, ठीक है। तो ये वाला जो है उपग्रह, इसका उपयोग किया जाता है साइट के लिए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसका क्वेश्चन है पहला, सामाजिक व्यवस्था पर किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, तो सामाजिक स्वास्थ्य, जब भी भाई अगर सामाजिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो कौन सी परिस्थितियों का इस पर प्रभाव पड़ेगा, तो इस पर आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जो परिस्थितियां होती हैं वो सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं, क्योंकि भाई मनुष्य जो है समाज में रह रहा है, तो उस समाज के अंदर जो है भाई हर चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा ना, कि भाई समाज जो है वो अच्छा हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, पर्यावरण का जो है वो ध्यान देता हो, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कहाँ उपलब्ध कराई जाती है, तो आप अगर बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, जो भी आपके गांव में एक प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं आप वहां पे जाते हैं।
तृतीय स्वास्थ्य देखभाल का उदाहरण क्या है? ठीक है, यानी जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए और ठीक ना हो रही हो, ठीक है, तो आप एक विशेषज्ञ के पास जाएंगे और वो विशेषज्ञ आपको कहाँ मिलते हैं? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS में, ठीक है, एम्स में। शरीर के निर्माण, विभिन्न क्रियाकलाप और ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे भाई कोई भी आपका शरीर है, ठीक है, जो भी काम कर रहा है, ऊर्जा मिल रही है, उसके पास उसके लिए आपको दो तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। एक वृहत आता है और एक सूक्ष्म आता है, ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट होते हैं आपके शरीर के विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत पोषक तत्व है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा है? लोहा, जिंक, कैल्शियम, विटामिन A, D, E, के, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेसे और जल, विटामिन B और C, तो C हो जाएगा। ठीक है, C यानी ये जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेसे और फल, ये आपका जो है वृहत जो है उसके अंदर आता है, पोषक तत्व के अंदर आता है। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर में रक्त बनाने, हीमोग्लोबिन में सहायता करता है? तो भाई लोह, ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके शरीर में रक्त बनाने के लिए। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो भाई आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है गलकंड, ठीक है ना, गोइटर जिसे कहते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो होता है भाई वो अंधापन और रतौंधी की बीमारी होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अंधापन और रतौंधी। दूषित भोजन में कौन कौन से पदार्थ शामिल हो सकते हैं? तो भाई दूषित भोजन तो है भाई, कोई भी अगर भोजन बनाया जाता है उसमें कुछ चीजें जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं और उनकी वजह से जो है खाना जो आपका दूषित हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप जल हो गया, मसाले हो गए, दूषित तेल हो गया, रंग हो गया, मिलावटी पदार्थ हो गया, तो ये सब चीजें जो खानों में ऐड होते हैं, अगर इनमें कहीं भी कोई कमी होगी तो आपका जो खाना है वो दूषित हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सुरक्षित भोजन भंडार के लिए तापमान कितना होना चाहिए? यानी आपको अगर अपने खाने को सुरक्षित रखना है तो कितना तापमान डिसाइड किया गया है? तो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तथा 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर है तो आपका खाना जो है वो स्वस्थ रहेगा। 20% जल की कमी होने पर क्या परिणाम हो सकता है? यानी अगर आपके शरीर में 20% पानी कम हो गया तो क्या होगा? पानी कम होने की वजह से आपके शरीर में निर्जलीकरण होगा और आकस्मिक आपकी मृत्यु भी हो सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह से मृत्यु तक हो सकती है। जल को घरेलू स्तर पर शुद्ध करने के लिए कितने समय तक उबालना चाहिए? ठीक है, तो इसके लिए आपको कम से कम 25 से 30 मिनट, ठीक है ना, 25 से 30 मिनट अगर आप पानी को उबालते हैं तो वो पानी आपका शुद्ध हो जाता है। पानी की बड़ी मात्रा को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बड़े पैमाने पर अगर आपको पानी शुद्ध करना है, स्वच्छ करना है, तो आपको क्लोरीनीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि क्लोरीनीकरण में क्लोरीन और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आपको 1:20 का जो है क्लोरीनीकरण में इस्तेमाल होना चाहिए हमेशा। ठीक है, प्री कार्बन फिल्टर का क्या कार्य होता है? तो प्री कार्बन क्या करता है भाई? जल का रंग, दुर्गंध और क्लोरीन को अवशोषित करता है। ठीक है, यानी जो भी पानी में कमियां होती हैं, ठीक है, अशुद्धियां होती हैं, उनको क्लीन करने का काम करता है। स्वास्थ्य के सूचक क्या हैं? तो स्वास्थ्य के सूचक भाई मृत्यु दर, अशक्तता दर, स्वास्थ्य नीति, का और खा दोनों, उपरोक्त सभी। तो भाई कह सकते हैं ये तीनों जो हैं वो जरूरी हैं, स्वास्थ्य के सूचक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मोटापे से कौन कौन से रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? तो देखिए अगर मोटापा है तो सबसे पहले वो आपके हृदय और रक्तदाब को जो है वो प्रभावित करता है। तो इसका मतलब हृदय रोग और आपको उच्च रक्तदाब हो सकता है, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं या आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।